हेलो। दिस इज़ द यूनिट फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू और ये न्यू यूनिट है। लास्ट यूनिट 3 थी जिसमें हमने प्रोडक्शन थ्योरी डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये यूनिट 4 पार्ट 1 है जिसमें हम मेनली कॉस्ट एंड रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दीज 4 topics will be discussed in very detailed manner in this part. So the first topic is the meaning of the production cost, okay, and the second is the explicit and implicit cost. Third is the economic and accounting cost and fourth is the fixed and variable cost. Okay, so mainly हम प्रोडक्शन कॉस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। सो प्रोडक्शन कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो हमें पता है प्रोडक्शन करने के लिए यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें दो वेरिएबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें इनपुट की ज़रूरत होती है और फिर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद फिर आउटपुट निकलता है। ओके, सो यहाँ पर जो इनपुट है ये क्या है, इसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ओके, और ये क्या है, आउटपुट है, यानी कि फिनिश गुड्स है या फाइनल गुड्स है। ओके, सो इनपुट जो है वो कई टाइप्स के हो सकते हैं। हो सकता है लैंड, ठीक है, या बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग या फिर लेबर, ठीक है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, रॉ मटेरियल, और अगर बात करें तो कैपिटल, और अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स, है ना, एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एज ए इनपुट की तरह वर्क करते हैं और इन सभी का कॉम्बिनेशन करके प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट बनता है ना। तो ये जो इनपुट हैं इनको जो है, इनकी सर्विसेज जब ली जाती हैं हाउस होल्ड से, जैसे हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था कि हाउस होल्ड जब दो सेक्टर्स होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में हमने देखा था फ्लो ऑफ इनकम में कि दो फैक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड फैक्टर होता है और एक फर्म। तो हाउस होल्ड जो होता है वो ऑनर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का, है ना, यानी कि इनपुट का, और फर्म को इनपुट की ज़रूरत होती है। तो फर्म क्या करती है, फर्म जो है हाउस होल्ड से परचेज करती है। फर्म क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज, यानी कि ये इनपुट जो है उनको प्रोवाइड करते हैं और फर्म इसके बदले क्या करती है, पेमेंट करती है ना, जिससे हम फैक्टर इनकम बोल रहे थे। तो ये जो फैक्टर इनकम है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो भी आपने अमाउंट खर्च किया है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे खर्च किया है उनको खरीदने के लिए, है ना, ताकि वो प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट के लिए यूज हो सके, है ना, उनको यूज इस्तेमाल किया जा सके। तो एक तरीके से अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की जाए तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये अमाउंट होता है फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर डन बाय द प्रोड्यूसर ऑन इनपुट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो जो भी इनको खरीदने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाता है। ओके, सो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है अब इन सभी फैक्टर को खरीदना पड़ता है, ठीक है, ये क्योंकि अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो अ फर्म यूजेस वेरियस इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द फर्म हैज़ टू मेक द पेमेंट्स फॉर द सच इनपुट्स एज दे आर नॉट फ्री, क्योंकि फ्री नहीं है, इन्हें खरीदना पड़ता है। और जब हम इसे खरीदते हैं तो जो एक्सपेंडिचर किया जाता है इनपुट्स पर, है ना, यानी कि एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है ऑन इनपुट्स इज कॉल्ड द प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट है जो इनकर हो रही है आउटपुट को बनाने के लिए। ओके, सो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दीज इनपुट्स इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ the concept of cost in economics refers to the total expenditure incurred in producing a commodity. In economics, cost is the sum of the total explicit and implicit cost. ओके, तो जो भी इनपुट पर किया गया खर्चा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। ओके, और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आउटपुट है ना, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम फर्म जो है वो प्राइस
किसी भी चीज़ का डिटरमिन करती है कि इतने प्राइस पे बेचेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि गवर्नमेंट की फर्म ने, लेट सपोज करते हैं दो दो फैक्टर है, दो इनपुट हैं, एक लेबर है और एक कैपिटल है, तो 10 रुपये यहाँ खर्च किया और 10 रुपये यहाँ खर्च किया, लेट सपोज करते हैं, तो टोटल खर्चा कितना आया उसका 20 रुपये आया। तो अब ऐसा नहीं है कि आउटपुट जो बनेगा उसको 20 रुपये में ही बेच दिया जाएगा। अगर 20 रुपये में ही बेचा जा रहा है तो उसका कोई तो फायदा नहीं होगा, है ना। तो वो क्या करेगा, वो 20 से ज़्यादा में बेचेगा, 30 में बेचेगा, 25 में, 50 में, 100 में, है ना, उससे ज़्यादा में बेचेगा, कॉस्ट से ज़्यादा में बेचेगा अगर उसे प्रॉफिट अर्न करना है तो यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हेल्प करता है प्रोड्यूसर्स को प्राइस डिटर्मिनेशन में कि उसका प्राइस क्या रखा जाए, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन में कि उसका प्रॉफिट क्या रखा जाए, ओके। और ये भी बताने में कि उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कितना एफिशिएंट है, यानी कि एफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। लेट सपोज करते हैं ए फर्म है और दो बी फर्म है, ए भी जो लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल कर रही है, बी भी लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल कर रही है और सी गुड्स बना रही है, पर ए का जो टोटल खर्चा आ रहा है वो 15 रुपये आ रहा है, बी का जो है 20 रुपये आ रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बी का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या है, इनएफिशिएंट है इन कंपेरिजन टू ए। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या बताता है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी को शो करता है। प्राइस आउटपुट के प्राइस को डिटरमिन करने के लिए होता है और प्रॉफिट को कि कितना प्रॉफिट फर्म का अर्न करना है, ओके। और हमें पता है फर्म का जो सोल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या, देखो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट से निकलता है। तो अब देखो प्रॉफिट ये ज़्यादा कब होगा, या तो इसको कांस्टेंट करके इसको सबसे ज़्यादा कर दो, तब इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, या फिर आप इसको कांस्टेंट करके मिनिमम कॉस्ट कर दो, बिल्कुल मिनिमम कर दो, तब इनके बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब अचीव हो सकता है, या तो आप रेवेन्यू बढ़ा दो कॉस्ट को फिक्स्ड रखकर, या फिर आप रेवेन्यू को फिक्स कर कॉस्ट को मिनिमाइज कर दो, ओके। सो प्रोडक्शन कॉस्ट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन डिसीजंस में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे, ओके, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ तीन टाइप के हैं, एक है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, एंड सेकंड इज द इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग कॉस्ट, एंड थर्ड इज द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हम सिलेबस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ग्राफिकल ग्राफ्स की मदद से भी करेंगे, और हम इसे टेबुलर फॉर्म में यानी कि ग्राफ एल्जेब्रिकली भी देखेंगे, ओके। सो पहला एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट देखते हैं। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, तो अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बताऊं तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट से खरीदा जाता है उसे हम, तो जो खर्चा किया गया है ना, जैसे ए फर्म है तो अगर इसे ए प्रोडक्शन करना है तो ये क्या कर रहा है, लेबर कैपिटल रॉ मटेरियल ये क्या कर रहा है, किसी मार्केट से खरीद के लेके आ रहा है और पेमेंट कर रहा है। तो जो पेमेंट की जा रही है, जो खर्चा किया जा रहा है, वो जो कॉस्ट उठा रहा है उनको खरीदने के लिए, वो क्या होगी, वो एक्सप्लिसिट होंगी। यहाँ एक्सप्लिसिट का मतलब आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल कॉस्ट, है ना, कि बाहर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस खरीदे जा रहे हैं, उनको पेमेंट की जा रही है, ओके। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज हायरिंग करने के लिए जो बाहर वाले को पेमेंट की जा रही है उस खर्च को क्या बोलते हैं, हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल wages pays to the employees, rent paid to the hired premises and the payment of the raw material, okay। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, तो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को बाहर से ना खरीद कर, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद का ही यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, ओके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज करते हैं उसे तीन फैक्टर मान लेते हैं, बी प्रोडक्ट बना रहे हो और बी प्रोडक्ट बनाने के लिए तीन चाहिए, एक लेबर चाहिए, एक कैपिटल चाहिए और एक बिल्डिंग चाहिए, ओके। तो तीन चाहिए। अब क्या हुआ कि अब क्या हो सकता है, देखो ये एक चीज़ हो सकती है कि इन तीनों को, लेबर को और जो पैसा है बैंक से लोन ले सकता है और जो बिल्डिंग है उस किराए पर ले सकता है ना, तो ये चीज़ें क्या कर रही है, बाहर से खरीद रहा है। तो इन पे जो खर्चा किया जाएगा वो क्या हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम एक्सटर्नल एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे, जो भी हमने पढ़ के आए हैं ना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पर ये भी हो सकता है कि जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बंदा है, वो उसके पास खुद वो यूज़ कर रहा है, यानी कि लेबर हायर ना करने की जगह वो खुद काम कर रहा है,
ओके। सो उसे लेबर कहीं बाहर से नहीं मिल रहा है, बाहर से खरीदना नहीं पड़ रहा है, वो खुद ही अपनी सर्विसेज, वो खुद इंगेज है, वो खुद लेबर बनकर काम कर रहा है ना, मालिक जो है खुद लेबर बनकर काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में कोई भी स्टार्टअप्स होते हैं तो जो फाउंडर्स होते हैं वो खुद ही सारा काम जो है करने की कोशिश करते हैं कॉस्ट को बचाने के लिए। ओके। हो सकता है कि जो कैपिटल है यानी कि जो पैसे की ज़रूरत है वो उसकी कुछ सेविंग्स हो, तो अपना ही पैसा यूज़ कर रहा है, ना कि वो बैंक से ले रहा है। ओके। हो सकता है उसके बाद पहले से एक खाली बिल्डिंग पड़ी हो जिसमें वो एक रूम जो है ऑफिस की तरह यूज़ कर रहा है, तो उसे रेंट ना लेना पड़े। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये बाहर से ना खरीद कर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद का ही यूज़ करना शुरू कर देता है। और जब ऐसा होता है तो हम इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में पेमेंट नहीं की जाती, पर ये एक तरीके से खर्चा होता है ना। So the implicit cost is the estimated value of the input supplied by the owners. तो इन्हें सप्लाई कौन कर रहा है, जो फैक्टर प्रोडक्शन हैं, लेबर, कैपिटल और बिल्डिंग, ये ओनर ही सप्लाई कर रहा है, ओनर ही प्रोवाइड कर रहा है, इंक्लूडिंग द नॉर्मल प्रॉफिट। ओके। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ऑन लैंड, सैलरी ऑफ द ओनर्स इंक्लूडिंग द नॉर्मल एंटरप्रेन्योर, सच कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ द सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। ओके। सो ये इसको हम implicit cost बोलते हैं। Implicit cost are type of the opportunity cost, which is the benefit that the company misses out on by choosing one option or alternative versus another. Okay, so the implicit cost could be the amount of the money or the company misses out for choosing to use its internal resources versus getting paid for the allowing a third party to use those resources. तो इसे हम जो implicit cost होती है वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कोस्ट का एक टाइप होता है। ओके। अब ये इम्प्लिसिट कोस्ट अपॉर्चुनिटी कोस्ट कैसी हुई, अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है कि एक बेनिफिट को, एक अल्टरनेटिव बेनिफिट को यूज़ करने के लिए हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, नेक्स्ट बेस्ट जो है वो क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो लेट सपोज करते हैं कि मेरी एक बिल्डिंग जो है वो खाली पड़ी है, ठीक है, यानी कि मुझे एक बिज़नेस करना है और मेरी एक बिल्डिंग खाली पड़ी है और मुझे एक बिल्डिंग की ज़रूरत है अपने ऑफिस को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं मार्केट से ख़रीद लूँ कोई नई बिल्डिंग और फिर किराया देता रहूँ उसका। ठीक है, तो लेट सपोज करते हैं $100 जो है पर मंथ जो है किराया जा रहा है। ओके। या हो सकता है कि मैं अपनी बिल्डिंग, तो अगर $100 जा रहा है बाहर से, मैं कोई बिल्डिंग खरीदता हूँ तो ये तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। पर 100 बिल्डिंग अगर मैं इसको ना दूँ और अपनी ही बिल्डिंग यूज़ कर लूँ ऑफिस के लिए, तो क्या मुझे 100 बिल्डिंग्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, है ना, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरी खुद की बिल्डिंग है। तो ये जो 100 रुपीज़ जो मैं कमा सकता था, क्योंकि अपनी बिल्डिंग को भी तो मैं किराए पर दे सकता था ना, और जो रेट चल रहा है वो $100 पर मंथ चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी बिल्डिंग को मैं खुद का यूज़, जो बेस्ट यूज़ है वो है कि खुद यूज़ करना, और जो नेक्स्ट बेस्ट यूज़ है जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है कि मैं इसको किराए पे लगा देता और $100 मुझे मिल जाते। ओके। सो मैं $100 क्या कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। ओके। सो $100 सेक्रीफाइस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बिल्डिंग खुद के यूज़ के लिए कर रहा हूँ। ओके। सो जो सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट है ना, क्या $100 में सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। ओके। जो सेक्रीफाइस की जा रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लिसिट कोस्ट और इम्प्लिसिट कोस्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके। हो सकता है कि देखो, एक्सप्लिसिट कोस्ट क्या हुआ कि लेट सपोज करते हैं उसे एक फर्म को मशीन की ज़रूरत है, तो मशीन जो है वो मार्केट से ख़रीद रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मार्केट से खरीदी जाती है जिसके लिए दूसरों को पेमेंट की जाती है, थर्ड पार्टी को, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, खुद जो ऑनर है वो खुद खुद फैक्टर सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। ओके। सो इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर टाइप्स ऑफ द कॉस्ट एंड विच इज़ द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। तो देखो हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट देख ली। ठीक है, तो अगर मैं अकाउंटिंग कॉस्ट की बात करूं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, आपने देखा होगा कि जो अकाउंटेंट होते हैं उनमें अकाउंटिंग कॉस्ट जो है होती है, यानी कि जो कंपनीज और फर्म्स हैं वो ज़्यादातर अकाउंटिंग टर्म्स में सारी चीज़ें करती हैं, तो वो अकाउंटिंग कोस्ट, जो कोस्ट मेज़र करती हैं वो अकाउंटिंग कोस्ट के टर्म्स में होता है। तो अकाउंटिंग कोस्ट और इकोनॉमिक कोस्ट में सिंपल सा डिफरेंस होता है। ओके। अकाउंटिंग कोस्ट में सिर्फ वो कोस्ट इंक्लूड की जाती है जिसमें पेमेंट दिख रहा हो कि हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो उसका कैश फ्लो है वो दिख रहा हो। तो अकाउंटिंग, और हमें पता है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट में ही हम पेमेंट करते हैं थर्ड पार्टी को, है ना। इम्प्लिसिट में क्या करने की ज़रूरत है, मेरी खुद की बिल्डिंग है, मैं खुद को पेमेंट थोड़ी ना करूँगा, है ना। तो
तो अपनी बिल्डिंग यूज़ करूँगा मैं ऑफिस के लिए, या खुद का पैसा है तो मैं इंटरेस्ट थोड़ी ना दूंगा अपने पैसे पर। ओके, सो अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही आती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही आती है। ओके, और इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या होता है कि जितने भी टाइप की कॉस्ट होती हैं वो उसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों क्या होगा इसमें इंक्लूड होगा। तो एक्सप्लिसिट प्लस में इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो इंक्लूड किया जाता है। ओके, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है फॉर्म्स, है ना, जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो कॉस्ट मेंशन की जाती है वो सिर्फ क्या होती है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। ओके, तो पर इकोनॉमिक कॉस्ट की अगर बात करें, जो इकोनॉमिक्स जो हैं या एनालिसिस करने के लिए इकोनॉमिक्स जो हैं वो कौन सी कॉस्ट को यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट को यूज़ करते हैं। ओके, जिसमें दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होती है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इसमें हम लास्ट टाइप्स के देखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट और अगला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स नाम से पता चल रहा है कि ये कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ओके, यानी कि इसमें चेंजेस नहीं होते। तो फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन इनपुट यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। ओके, यानी कि प्रोडक्शन मेरा बढ़ रहा है घट रहा है, इसका कॉस्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये कॉस्ट क्या होती है, हमेशा हर एक लेवल पर फिक्स्ड रहती है, कोई चेंज नहीं होता इसमें। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज करते हैं एक मशीन जो है वो एक मशीन जो है वो 1 लाख रुपीज़ की आ रही है। ओके, 1 लाख रुपीज़ की आ रही हैं। तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो 1 लाख की मशीन हमने खरीद ली। ओके, अब क्या हुआ कि प्रोडक्शन जीरो है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं हुआ पर मशीन तो हमने खरीद ली, तो प्रोडक्शन मेरा जीरो है, फिर भी मेरी कॉस्ट जो है वो 1 लाख है। ओके, अब प्रोडक्शन जो है 1 यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ा, 4 यूनिट बढ़ा, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ऐसे बढ़ता गया, मेरा यूनिट 100 यूनिट्स तक चला गया। तो क्या मेरी मशीन की कॉस्ट जो है क्या बढ़ रही है, नहीं, मेरी मशीन की कॉस्ट जो है वो तो क्या है 1 लाख ही है, वो तो मैंने पहले ही लगा दी। तो जो मशीन पर क्या खर्चा है वो तो 1 लाख ही रहेगा, भले ही आप 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो या 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो या 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। तो हर एक लेवल पर जो कॉस्ट होती है मशीन की वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो इसे हम संक कॉस्ट भी कहते हैं। संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो रिकवरेबल इरिकवरेबल होती है, यानी कि जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता। अब भले ही प्रोडक्शन करो या ना करो, कॉस्ट तो लग गई, है ना। जैसे आपने मशीन खरीद ली और प्रोडक्शन आपने नहीं किया तो 1 लाख तो लग गए, अब 100 कर रहे हो फिर भी 1 लाख रुपए लग गए, है ना। 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे फिर भी 1 लाख रुपए लग गए, तो क्या है, इसे हम संक कॉस्ट भी कहते हैं। ओके, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं 2 यूनिट या 100 यूनिट की जगह कुछ यूनिट प्रोड्यूस करूँ तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, कॉस्ट लग गई तो लग गई। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज करते हैं आपने एक मूवी का टिकट खरीदा, ठीक है, तो मूवी का टिकट लेट सपोज करते हैं $10 का आया, और ये आपने खरीद लिया, और जो शो है वो इवनिंग में है 5 PM पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपने, अब आप चाहे देखो या ना देखो टिकट, मूवी जो है 5 बजे जाकर शाम को देखो या ना देखो, आपका खर्चा जो है वो हो गया। आप इसे अब ऐसा नहीं कर सकते कि मैं मूवी नहीं देखने जाऊंगा तो मुझे $10 जो हैं वो वापस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कॉस्ट क्या होती है, इसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ओके, आप मूवी देखने जाओ या ना जाओ, ठीक है, आपकी कॉस्ट जो है वो इनकर्ड हो गई। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वेरिएबल कॉस्ट इट फ्लक्चुएट विद द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कॉस्ट भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। ओके, ये ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो अगर मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, लेट सपोज करते हैं, अगर मैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो अगर मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज़्यादा देर तक मशीन चलाऊंगा, ज़्यादा देर तक फैक्ट्री ओपन रखूंगा, तो ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, तो बिजली का बिल भी जो होगा वो ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो बिजली की जो कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रहा है। लेबर कॉस्ट में भी ऐसा ही होता है, अगर मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो मुझे ज़्यादा लेबर को हायर करना पड़ेगा। ओके, सो ऐसे केस में प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो ये क्या है, ये सारे वेरिएबल कॉस्ट हैं जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ये चेंज नहीं होते हैं।
ये डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में, समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है, द कॉस्ट दैट वेरी और चेंज डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट जहाँ पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कंपनी का प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है ना, क्योंकि कंपनी अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, है ना, एस वाइस वर्सा। एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम, जो चेंज नहीं होता प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्टेज द सेम, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, हमेशा सेम रहती है। व्हेन प्रोडक्शन डिक्रीजेस, तो ये भी डिक्रीज होता है, पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, सेम होती है। एग्जाम्पल्स क्या होगा, जैसे डायरेक्ट मटेरियल्स पे खर्चा किया गया, किलोग्राम ऑफ वुड्स, टन ऑफ द सीमेंट्स। तो ज़्यादा अगर मुझे बिल्डिंग्स बनानी है, ज़्यादा फ्लोर्स बनाने हैं, तो मुझे ज़्यादा सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जल्दी बनाना है तो ज़्यादा मुझे जो मटेरियल लगते हैं, सीमेंट लगता है, आयरन लगता है ना, तो वो ज़्यादा चाहिए मुझे। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। और रेंट है, किराया है। लेट सपोज करते हैं मैंने एक बिल्डिंग ली और फिर मैं उसमें चाहे 10 घंटे काम करूँ, 20 घंटे काम करूँ, या फिर उसे बंद ही रख दूँ, हर महीने का किराया अगर मैंने ले रखा है तो वो मुझे देना ही पड़ेगा। ओके, तो ये खर्चा जो है, लेट सपोज करते हैं एक बिल्डिंग का किराया आपने प्रोडक्शन करने के लिए लिया, तो उसका बिल्डिंग का किराया जो है वो $100 है। तो आप $100 दोगे, भले ही आप जीरो प्रोडक्शन कर रहे हो फिर भी दोगे। 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो फिर भी आप $100 दोगे, है ना। तो इसका मतलब प्रोडक्शन के चेंज होने पर ये कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। और दूसरा जैसे डायरेक्ट लेबर है, और इसमें क्या एडवर्टीजमेंट है, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन है, ये क्या एग्जांपल है, फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू।